सीएम धामी ने किया जीईपी सूचांक का शुभारंभ। जीईपी लॉन्च करने वाले दुनिया का पहला राज्य बना उत्तराखंड। सीएम धामी बोले पर्यावरण के प्रति बढ़ेगी लोगों की जागरूकता। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में अस्थायी दुकानदारों को करना होगा सत्यापन। दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखना जरूरी। कांवड़ मेले से पहले सत्यापन का काम शुरू हुआ। हल्द्वानी में अजय भट्ट की बैठक में एमएलए का हंगामा। मोहन बिष्ट और डीएम वंदना सिंह में हुई तीखी बहस। आपदा के कार्यों को लेकर मोहन बिष्ट ने किया हंगामा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एलटी शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू। कुमाऊं में तैनात करीब 3000 शिक्षकों के तबादले। 10 श्रेणियों में 5 दिवसीय तबादला प्रक्रिया। बारिश के बाद चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग आया मलबा। भारी बारिश होने के कारण जगह जगह पर मलबा जमा। मानसून ने उत्तराखंड में पकड़ी तेज रफ्तार। 13 में से 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने को कहा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहा है अजय भट्ट की बैठक में एमएलए का हंगामा। आपदा के कार्यों को लेकर मोहन बिष्ट हुए नाराज। सिंचाई विभाग वन विभाग के बीच काम पर तकरार। डीएम वंदना ने कहा ऐसे माहौल में नहीं हो पाएगा काम। सांसद अजय भट्ट ने घटना पर उठाया सवाल। सांसद सर्किट हाउस में ले रहे थे बैठक। हल्द्वानी से खबर अजय भट्ट की बैठक में एमएलए का हंगामा। मोहन बिष्ट और डीएम वंदना सिंह में हुई तीखी बहस। आपदा के कार्यों को लेकर मोहन बिष्ट हुए नाराज। सिंचाई विभाग वन विभाग के बीच काम पर तकरार। सिंचाई विभाग वन विभाग के काम के बीच पर तकरार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सकल पर्यावरण उत्पादन जीआईपी लॉन्च किया। इसके बाद सीएम ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां जीआईपी लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सब लोगों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे पूर्वज अच्छी वायु जल स्रोत देकर गए हुए हैं और पूरा वायुमंडल शुद्ध वायु से आच्छादित है। जिस प्रकार से हम विकास में आगे बढ़ रहे हैं उसी के तहत कैसे हम पर्यावरण को भी संरक्षित करें, ये उसका सूचांक है। हमारे सामने आने वाले वर्षों में भी इसे बनाए रखने की चुनौती है। ग्रीन बोनस की हम मांग करते थे, लेकिन आज पिछले 3 सालों के आंकड़े आए हैं जिनमें हमें बेहतर करने का मौका मिलेगा। नीति आयोग भारत सरकार में सूचांक हमारे लिए कारगर होगा। हमारे हजारों गाड़ गदरे सूख गए हैं, हम उनके पुनर्जीवन का काम कर रहे हैं। हमारे पास कई शहरों के धारण क्षमता की जानकारी आ गई है। नीति आयोग और मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में हम उस राज्य से जुड़ने के मुद्दे पर बात करेंगे। हमारी 1.25 करोड़ जनसंख्या भले हो, लेकिन पर्यटन और तीर्थ यात्रा को मिलाकर 8 करोड़ से अधिक लोग आते जाते हैं। पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। और ये हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वायु है और भूमि है, ऐसे सभी हमारे जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम, पर्यावरण को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन सभी का सूचकांक जारी हुआ है, इंडेक्स जारी हुआ है कि हम जिस प्रकार से आज विकास की दौड़ में आगे बढ़े हैं, ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा है, उसमें हमारा जैसा राज्य जो पूरे दुनिया को और देश को पर्यावरण के क्षेत्र में एक दिशा देने का काम करता है।
भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बाहरी प्रदेशों के लोगों को राज्य में फेरी ठेली लगाए जाने पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जल्द ही पत्र लिखेंगे। उनका कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों की ओर से फेरी ठेली लगाए जाने से राज्य में के निवासियों का रोजगार छिन रहा है। ऐसे में बाहरी प्रदेशों के लोगों पर रोक लगानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के ही निवासियों को फेरी ठेली लगाए जाने का लाइसेंस दिए जाने की मांग की है। वहीं आदित्य कोठारी की इस मांग पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र चौधरी ने उनकी इस मांग को संविधान के खिलाफ बताया है। बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बाहरी प्रदेशों से भी लोग फेरी लगा रहे हैं, गांव-गांव में घूम रहे हैं, तरह तरह की वारदातें हो रही हैं। बल्कि मैं इससे एक कदम आगे मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मैं भी मुख्यमंत्री जी को पत्र भी इस संबंध में लिखूंगा कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं उन्हीं के ही लाइसेंस बने, उन्हीं के ही परमिट बने, और उत्तराखंड के जो निवासी नहीं है उनको फेरी लगाने का, ठेली लगाने का अधिकार, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, उनको उत्तराखंड में बिल्कुल पाबंदी कर देना चाहिए, उनको बैन करना चाहिए। और जो यहाँ के लोग हैं वो इच्छुक लोग हैं ठेली लगाने के, वो फेरी करने के इच्छुक है, उत्तराखंड के निवासी हैं, उनको रोज़गार का अवसर मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि देहरादून में है, हरिद्वार में है, काशीपुर में, हल्द्वानी में है, ऋषिकेश में है, बाहरी प्रदेशों के लोग आकर के यहाँ इस प्रकार का जो कैश रोज़गार है पर डे का, इसमें जो है वो लोग हैं, हमारे लोगों का रोज़गार छीन रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह कर रहा हूं कि ये अच्छा कदम है उनकी पहचान करने का, लेकिन पहचान करने के साथ साथ में केवल उन्हीं को परमिट दिए जाएं जो यहाँ के निवासी। आदित्य कोठारी जी ने माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं भाजपा के भट्ट जी, उन्हें बाहर से जब नेता मंगलौर में आयोजित किया, करतार सिंह भड़ाना जब किन्हें कहा उन्होंने इन्वेस्टर समिट क्यों कर रहे हैं, बाहर की कंपनियों को, गुजरात की कंपनी को जो है सारे उत्तराखंड का खनन दे दिया। जब आदित्य कोठारी जी कहाँ सो रहे थे? आदित्य कोठारी जी जब कहाँ थे? जब रोपवे का और सब काम जो है वो गुजरात की कंपनियों को दिया जा रहा था। आदित्य कोठारी जी भ्रमित हैं, उन्हें असलियत की जानकारी नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी आके यहाँ काम कर रहा है, अगर हमारे सनातन धर्म के जो प्रहरी हैं, ये जो कावड़ियाँ हैं, अगर उनकी सेवा कर रहा है तो इसमें क्या अपराध है? क्या उत्तराखंड के लोग दिल्ली, देहरादून से बाहर नहीं है? दिल्ली में नहीं है, बम्बई में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हर राज्य में। इस तरह की बात कहना ये उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने वाला बयान है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी कांवड़ मेले के दौरान लगने वाले सड़क किनारे अस्थायी दुकानों के मालिकों को इनमें काम करने वालों को अपना सत्यापन कराना होगा। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगने वाले अस्थायी ढाबों को, होटलों के मालिकों गैर हिंदू होते हैं और खाना परोसने वाले भी गैर हिंदू होते हैं, जिसके चलते कई बार कांवड़ मेले के दौरान विवाद की स्थिति आ जाती है। ऐसे में बीते दिनों यूपी में कांवड़ मेले के दौरान अस्थायी दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखना जरूरी कर दिया गया है। देखा गया है। देखिए, लगातार कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। साथ में जो उनके QR कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने की जरूरत है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जब जब हम लोग की मीटिंगें होती हैं उसमें जो तय होता है उसी आधार पे दोनों स्टेट्स में हम लोग कार्रवाइयाँ करवाते हैं। जैसे जितने ढाबे वाले हैं, जितने खाना परोसने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे ढाबे बना रखे हैं, अगर उन लोगों ने अपना नाम प्रदर्शित नहीं कर रखा, टेलीफोन नंबर प्रदर्शित नहीं कर रखा है, और ऐसे लोगों का एक तो हम सत्यापन हम लोग कराते हैं। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर की गई सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के दावे कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के इन दावों की पोल खोलता एक खस्ता हाल पड़ा पुल और हाईवे के दोनों ओर टूटी पटरियां खोल रही हैं। ये तस्वीरें रुड़की लक्सर मार्ग की हैं, जहां डोसनी फ्लाईओवर के कुछ जोड़ खराब हो चुके हैं। फ्लाईओवर के ऊपर
बनी सड़क को जोड़ने वाली लोहे की पट्टी टूट चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर लक्सर स्टेट हाईवे पर हुसैन गांव को लेकर बसेड़ी काली मंदिर व सुल्तानपुर तक हरिद्वार स्टेट हाईवे की दोनों ओर की पटरी जगह जगह से टूट चुकी है। पिछली बार आई भीषण बाढ़ में यही तस्वीरें थीं, तब से अब तक यहां कोई भी कार्य नहीं किया गया है। अभी आपने मेरे डाला भी था और कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपके द्वारा मुझे दिए गए हैं, तो मेरी संबंधित जो एक्शन साहब हैं PWD के, उनसे मेरी वार्ता भी हो गई है और उनको मैंने फ़ोटो वीडियोज़ भी भेज दिए हैं और उन्होंने ये आश्वस्त किया है मुझे कि मैं आज ही दिखवा के उसमें जो भी उनके तरफ से हो सकता है, बेहतर हो सकता है, उसको वो करेंगे। इसके अलावा एक मुझे कंप्लेन ये आई थी कि हुसैनपुर से लेकर सुल्तानपुर तक रोड के दोनों साइड गड्ढे वगैरह हैं, तो मेरी NS से वार्ता हुई थी, अभी दूरभाष से ही वार्ता हुई जो AE है, तो उनको भी मैंने बता दिया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा रिपेयरिंग कर दी गई है। ऐसा पिछले साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आई थी लक्सर क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर लक्सर से रुड़की वाला जो मार्ग था बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार हम अधिकारियों से मिल भी रहे हैं कि आप देख लीजिएगा सर आकर के। PWD के कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। पटरी पूरी तरह से टूटी हुई है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। दोबारा कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। आगामी 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों द्वारा भी जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी CCR में बैठक ली गई थी और कांवड़ यात्रा को लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि क्या व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है, हम लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर मौजूद हैं और हम दिखाएंगे ये कांवड़ पटरी मार्ग है। यहाँ से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु जो है इसी रूट से हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएंगे, यही वो कांवड़ पटरी का रूट है जो यानी कि लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे की जो हालत है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जिला प्रशासन के किए गए कार्य कितने सुरक्षित हैं। कांवड़ यात्रा क्या इसी मार्ग से होकर गुजरेगी, क्या वो सुरक्षित रहेगी, क्या फिर इसी मार्ग से होकर के उन्हें इसी तरीके से हादसों का शिकार होना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन दावे कर रहा है कांवड़ यात्रा को सुरक्षित सकुशल संपन्न कराने को लेकर के, ये साफ तौर पर दिखाई दे सकती है कि जो विभाग की लापरवाही है वो किस हद तक जो है कहां तक पहुंचेगी। क्योंकि पिछली बार भीषण बाढ़ ने ये हाईवे के दोनों साइड की जो पटरी है वो ध्वस्त कर दी थी। तब से लेकर अब तक इस कांवड़ पटरी पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। हालांकि सरकार द्वारा इसका बजट भी जारी किया गया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। यानी कि कागजी कार्रवाई में विभाग जरूर दिखा देता है, धरातल पर कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हो पा रही है। ऐसा ही मामला डोसनी रेलवे फ्लाईओवर का है। वहां भी फ्लाईओवर पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और ईंटें घुसा करके उनकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। NH दावे कर रहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम जो पुख्ता इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन साफ तौर पर लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे और लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे के तमाम दोनों NH के तरफ इसी तरीके से पटरी ध्वस्त पड़ी हैं। साफ तौर पर यह विभाग की लापरवाही है। ये कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा क्या इस तरीके से सकुशल संपन्न होगी। कैमरा पर्सन के साथ के न्यूज इंडिया लक्सर। श्रावण मास के महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। शिव भक्तों की आस्था की कांवड़ यात्रा, जिसमें प्रतिवर्ष लाखों शिव भक्त श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश नीलकंठ महादेव मंदिर पर जल अभिषेक और पूजा करने के लिए पहुंचते हैं, जिनका सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाओं को प्रशासन द्वारा किया जाता है। इस वर्ष भी कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने ऋषिकेश पहुंचकर नगर निगम सभागार में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। देखिए, कांवड़ यात्रा जैसे कि आपको पता है हरिद्वार का लगभग 30% यात्री हमारे पास आता है, जो विभिन्न जगहों जैसे नीलकंठ है, गंगोत्री है, अन्य 4 धाम जगह है। तो ऋषिकेश ही एक मुख्य शहर पड़ता है जिससे होकर जाता है। इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ हमारी पूर्व में भी कई बैठकें हो चुकी हैं। तो जो हमारा जैसे वन विभाग है, जिला पंचायत है, चिकित्सा विभाग है, जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, इन सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने विभागीय कार्यों को ये लोग करते रहेंगे। जैसे IDPL पार्किंग अभी हम लोगों ने चयनित किया है, जिसमें विद्युत विभाग द्वारा
लगभग 60 से 70 पोल लगाए जाएंगे। जिला पंचायत को निर्देशित किया गया है कि अपने जितना भी रूट पड़ता है उसमें लाइटिंग करेंगे और उसमें शौचालय लगाएंगे। विभागों को बुलाया था क्योंकि समय कम रह गया है। ऑलरेडी हम एक मीटिंग कर चुके हैं और ये उसी के क्रम में एसएसपी साहब ने भी एक मीटिंग की थी और अब मेरे द्वारा भी हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है और सभी को ये बता दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं करनी है। हम हर साल करते हैं व्यवस्था, नगर निगम, जल संस्थान, जल निगम, पुलिस विभाग हो गया हमारे जो ARTO साहब हो गए, सभी लोग, मतलब रोड्स भी हो गई हमारी सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि हम जो हमारे कांवड़ियाँ आएंगे उनके स्वागत करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल लगातार जारी है। विपक्ष की ओर से एक और जहां राज्य सरकार का पुतला फूंका जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर आर पार की लड़ाई के लिए आ गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 24 जुलाई से केदारनाथ धाम बचाओ पैदल यात्रा निकलने का फैसला किया है। साथ ही यात्रा का प्लान भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस ने केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के नाम पर सवाल खड़े करने के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगने और जल्द से जल्द केदारनाथ धाम की शिला दिल्ली से वापस उत्तराखंड लेकर आने की मांग की है। केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण के बाद मचा बवाल अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। संत समाज तीर्थ पुरोहितों के साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। बढ़ते जन दबाव को देखते हुए सीएम धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल देर शाम तक चली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया है। इसके तहत अब उत्तराखंड के धामों, मंदिरों और ट्रस्टों के नाम का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन, संरक्षण और प्रसार के लिए राज्य में अब सरकारी विश्वविद्यालयों में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की जाएगी। धामी कैबिनेट ने इन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों का सत्ता पक्ष ने स्वागत किया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि उनके दबाव में आकर मुख्यमंत्री को ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं। और हमारे जो कुछ प्रमुख मंदिर हैं प्रदेश के, उनके बारे में उनके नाम या उनको जो संचालन करने वाली समिति है या ट्रस्ट है, उनसे मिलते जुलते नामों को लेकर के जो कई कतिपय ट्रस्ट और समितियां गठित की जाती हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कड़े कानून बनाने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज निर्णय। हिंदू जो आइडियोलॉजी है ये एक जीवन पद्धति है और मैं समझता हूँ कि इस जीवन पद्धति को सनातन भी हम कह सकते हैं, सनातन संस्कृति भी कह सकते हैं। और हजारों वर्षों से जो सनातन संस्कृति, सनातन जीवन पद्धति चल रही है, इसका अध्ययन तो निश्चित रूप से होना चाहिए और इससे हमारे जीवन स्तर में सुधार भी आएगा। और जो कई वर्षों के, हजारों वर्षों के जो अनुभव है जीवन जीने के, जीवन को और अधिक सुखमय बनाने के, यह नई पीढ़ी को सीखने का, जानने का अवसर मिलेगा। तो यह एक ऐतिहासिक कदम है, सराहनीय कदम है। सरकार को शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कई और मामलों में स्टडी करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश के अंदर इतने प्रतिभावान छात्र हैं, उनको सिर्फ धर्म राजनीति के चक्कर में ना डाला जाए, क्योंकि जो अपने धर्म की शिक्षा है, जो जिस वर्ण से आदमी आता है, जिस धर्म से आता है, उसको शिक्षा वहाँ पे मिलती है। बेहतर होता कि अगर वहाँ पे छात्रों के भविष्य के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी जाती, या मतलब एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पढ़ाया जाता। देश विदेश में जो स्टडी होती है, किस प्रकार से वहाँ पे स्टडी हो रही है, उनके बारे में अगर पढ़ाया जाता तो बहुत बेहतर होता। एक और जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कड़े फैसले लेकर मंदिर निर्माण पर मचे बवाल को थामने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर आर पार की लड़ाई के लिए आ गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 24 जुलाई से केदारनाथ धाम बचाओ पैदल यात्रा निकालने का फैसला लिया है। साथ ही यात्रा का प्लान भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस ने केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के नाम पर सवाल खड़े करने के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता से माफी मांगने और जल्द से जल्द केदारनाथ धाम की शिला दिल्ली से वापस उत्तराखंड लेकर आने की मांग की है। ऐसा न करने तक आंदोलन जारी रखने को कहा है। वहीं भाजपा का आरोप है कि केदारनाथ उपचुनाव में लाभ लेने के लिए कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है। केवल सत्ता और सत्ता के लिए दुष्प्रचार, ये कांग्रेस का एक तंत्र रहता है। और मुझे आश्चर्य इस बात की है कि मैं कल 2 दिन से देख रहा हूँ कि करण मेहरा जी ने अब गणेश गोदाल जी को आगे कर दिया है। जब यात्रा निकल रही थी, करण मेहरा जी आ गए थे। अब जब इतना बड़ा निर्णय हो गया है, तो अब गणेश गोदाल यात्रा निकालेंगे तो जनता क्या जवाब देगी कि समर्थन की यात्रा की विरोध की यात्रा की? धाम शब्द का जो निर्णय लिया उसका विरोध कर रही है कांग्रेस।
इसका जवाब जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ मंदिर में कांग्रेस के रुख पर क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें संत क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, तीर्थ पुरोहित क्या कह रहे हैं और जो सनातन प्रेमी क्या कह रहे हैं, हम तो उनके संतुष्टि के लिए अपना कार्यक्रम चला रहे हैं कि आखिर सनातन की मनमानी व्याख्या, हमारे ज्योतिर्लिंगों के साथ मनमानी छेड़छाड़ जो लोग कर रहे हैं वो किस आधार पे कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी क्या सोच करके केदारनाथ धाम ट्रस्ट के कार्यक्रम में दिल्ली गए। अब भले ही सरकार जब फंस गई है तब सफाई दे रही है, लेकिन ऐसा कृत्य होना ही नहीं चाहिए था। और अब तो नया एक मामला सामने आ गया है कि तेलंगाना में भी जो लोग केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर रहे हैं वो भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने के बाद से मचा बवाल थम नहीं रहा है। तमाम तीर्थ पुरोहित संत समाज के साथ ही विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोल रखा है। वहीं कांग्रेस इस आग को फिलहाल शांत करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। अब सवाल ये है कि तमाम कड़े फैसले लेने के बाद भी कांग्रेस की ये पदयात्रा आखिर किस बात के लिए है? क्या कांग्रेस का ये हंगामा केदारनाथ उपचुनाव के जीतने की वजह है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। कांग्रेस पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष व पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून पहुंचकर एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सेवा संस्था द्वारा तेलंगाना में केदारनाथ धाम से मंदिर का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि बीते दिनों मंत्रिमंडल के द्वारा यह फैसला लिया गया कि अब धामों के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस पर कहा कि जो प्रदेश विधानसभा या मंत्रिमंडल के निर्णय होंगे वह प्रदेश में ही लागू होंगे, जबकि अन्य राज्यों में इस तरह के धामों के नाम को लेकर यह कानून वहां नहीं चल सकेगा। 10 तारीख को दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास किया था, उसके बाद अन्य जगहों पर भी इस प्रकार के मंदिरों की खोलने की बाढ़ आ गई, इस प्रकार के मंदिरों को स्थापित होने की बाढ़ आ गई। ये स्वागत योग्य कदम है सरकार का कि सरकार ने कल कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाए कि इसके लिए हम कानून बनाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में हो रहे इस प्रकार के प्रयासों को रोकने के लिए उत्तराखंड का कानून किस प्रकार से कारगर होगा, ये कृपया वो बताने का कष्ट करेंगे। अभी ताज़ा उदाहरण में ये इन्विटेशन एक संस्था है, संस्था का नाम है देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान। ये देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान नामक संस्था तेलंगाना में केदारनाथ धाम मंदिर भूमि पूजा केदारनाथ धाम मंदिर बना रही है। तो अब ये विभिन्न राज्यों में चलन चल पड़ा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे राज्यों में इस प्रकार के चलन को रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे? हमारे विधानसभा में या हमारी कैबिनेट के द्वारा बनाया गया कानून किस प्रकार से उन राज्यों पर लागू होगा, ये मैं उनसे जानना चाहता हूँ।